गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर है क्या? ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका बेसिकली टास्क क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी समय क्या कर सकें, उनके डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें। अच्छा, इसको स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम जो है वो क्लास के ही नाम पर होता है। और क्या खास बात है इसमें? इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता, हम इसका वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं रखते। अच्छा, जैसे हम लोग को अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या हमने कोई क्लास बनाई, तो क्लास में डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। और उस मेथड में हम डेटा मेंबर की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट से उस डेटा मेंबर को कॉल करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, तब उसके डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, इसे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। और अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन होता है तो कंपाइलर खुद ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस क्लास के लिए बना देता है। जो भी कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे वो आप इनहेरिट नहीं कर सकते। अच्छा, हमेशा जब भी इसे डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कीजिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर में भी फंक्शन की तरीके से डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये तो कंस्ट्रक्टर के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, नाउ अगर आप देखें जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसमें लिखा है INT A। नाउ ये है डिक्लेरेशन। अब उसके बाद हमने उसमें वैल्यू स्टोर की A = 10, यानी कि ये डिक्लेरेशन है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम देन उस फंक्शन का नाम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं INT A = 10, यानी कि अगर आप देखें तो हम यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ में उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यू फॉर दैट वेरिएबल। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ऐसा कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ तो हमारे पास जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जो क्लास बनाने का, वो एक्चुअली क्लास आपकी होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या होती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें वो कैसा बिहेव कराना है, एज अ एज अ बेसिक डेटा टाइप की तरीके से। ठीक है, यानी कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी तरीके से जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी समय हम क्या कर सकें, वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें। तो हमारा जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो कैसा बिहेव कराना है हमें, एज अ बेसिक डेटा टाइप की तरीके से। इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम हम क्या कर सकें, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें, या ताकि आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसा बिहेव करने लगेगा, एज अ बेसिक डेटा टाइप। अभी तक आप ऐसा नहीं कर पाते थे। तो मेन अगर आप देखें, कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस क्या है कि आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो आपका है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, बेसिक डेटा टाइप, यानी कि आप डेटा मेंबर में वैल्यू उसी टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक डेटा टाइप के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये ऐसे किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे। ये कंस्ट्रक्टर क्या एक नॉर्मल फंक्शन की तरीके से है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लोग इसे डॉट ऑपरेटर से नहीं कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये कॉलिंग दो तरीके से होती है, इम्प्लिसिट कॉलिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कॉलिंग। अगर आप इम्प्लिसिट कॉलिंग में देखें कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप क्लास नेम देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नेम देते हैं। ठीक,
अब हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस यूज करने पड़ेंगे। और अगर पैरामीटर उस कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर चूंकि एक फंक्शन है तो पैरामीटर भी लेगा, तो अगर आप मान लीजिए उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं जिसमें पैरामीटर पास हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी पैरामीटर पास करेंगे। जैसे कि ये देखिए स्टूडेंट एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिया स्टूडेंट1, और ये 200 यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास की, यानी कि स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो क्या कर रहा है, एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, उसको कॉल करेगा। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, पर मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ इम्प्लिसिट कॉलिंग क्या है और एक्सप्लिसिट कॉलिंग क्या है। नाउ इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, std1 इज एन ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू, ये क्या है एक्चुअली में, ये कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन की तरीके से है और इसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के नाम पर है, और इसमें पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, यानी कि ये एक तरीके का फंक्शन ट्रीट करेगा, और इसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो उस कंस्ट्रक्टर में पास कर देगा, यानी कि उस फंक्शन में पास कर देगा। अभी हम लोग इसको देखेंगे, डोंट बी अफ्रेड कि ये क्या है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे किसी भी क्लास में, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने जो भी क्लास का नाम क्रिएट किया लिखा वो आपने लिखा, उसके बाद पब्लिक सेक्शन में इसी के नाम का हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि इसका नाम इस क्लास के नाम पर होगा और इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं कि ये कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ अब सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर, यानी कि इस टाइप के कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, यानी कि उस पैरामीटर में कोई भी आर्गुमेंट हम सेंड नहीं करेंगे। देखते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट C++ का जो कंपाइलर है वो क्रिएट कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। इसीलिए जब भी आप जैसे C में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करें और उसे इनिशियलाइज ना करें 0 से और उसे प्रिंट करेंगे तो गार्बेज वैल्यू देता है, लेकिन C++ में अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है और कोई वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया है, उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से शो करेगा। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ अच्छा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम यूज किस लिए करते हैं, कंस्ट्रक्टर हम यूज इसलिए करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज की जा सके एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे तो जो भी डेटा मेंबर इनिशियलाइज होगा वो एक ही वैल्यू से होगा, यानी कि फिक्स वैल्यू। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर डेटा मेंबर में क्या होगी, सेम टाइप की वैल्यू होगी। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को रिमूव कैसे करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखेंगे। ये हेडर फाइल है, उसके बाद नेम स्पेस यूज किया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्लास बनाई, क्लास, और उसका नाम क्या दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कर्ली ब्रेस स्टार। अब देखिए इसके अंदर दिए दो डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर किए, दो इंस्टेंस वेरिएबल, int वेरिएबल 1 और दूसरा क्या है, int वेरिएबल 2। नाउ अब पब्लिक सेक्शन में देखिए हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, फिर हमें एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ता, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती और उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट से हमें कॉल करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये देखिए ये क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के नाम पर है। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कैसे है, इसमें जो पैरेंथेसिस यूज हुए हैं उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ही है जब वो कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर नहीं पास करते हैं उसमें। अब देखिए हम चूंकि जब भी एग्जीक्यूट होगा तो देखिए क्या कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, उसके बाद वेरिएबल 1 में 10 जाएगा
और वेरिएबल 2 में वो भी 10 वैल्यू स्टोर करेगा। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उस ऑब्जेक्ट के हर वेरिएबल में वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डेटा मेंबर में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 10 एंड 10 ही स्टोर होगी। नाउ आगे चलते हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो क्या कर रहा है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते हैं। नाउ ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल 1 की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे वेरिएबल 2 की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यानी कि जब भी हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वेरिएबल 1 उसके डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी। नाउ ये हमने क्लास क्रिएट कर ली, क्लास एंड हो गई सेमीकोलन से। उसके बाद हम लोग आगे आए, मेन फंक्शन बनाया। अब उस क्लास को यूज करना है तो उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर DC1। ठीक, अब इसके आगे पैरेंथेसिस में हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली वो किसको कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कंपाइलर वाला एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखिए पिछली स्लाइड में हमने ये डिफाइन कर दिया था, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये इम्प्लिसिट कॉलिंग यहाँ पे मैंने दिखाई थी आपको पिछली बार, पिछले स्लाइड्स में। तो जैसे ही कॉल करेंगे तो ये मैसेज आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन हम डिस्प्ले कराएंगे बाद में। नाउ अब इसी DC1 से हमने डिस्प्ले को कॉल किया, तो चूंकि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इसके DC1 के वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में क्या होना चाहिए, 10 वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, उसी को डिस्प्ले कराएगा। इसी तरीके से ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, वो भी किस टाइप का है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और चूंकि इसमें अगेन पैरेंथेसिस नहीं यूज हुए हैं और कोई पैरामीटर नहीं पास हुआ है, तो ये किसको कॉल कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। आप यहाँ पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं, ब्लैंक पैरेंथेसिस, तब भी वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो DC2 के जो वेरिएबल्स हैं 1 एंड 2, उसमें भी क्या वैल्यू स्टोर हुई, दैट इज 10 एंड 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर डेटा मेंबर की वैल्यू क्या होगी, हर डेटा मेंबर की वैल्यू हर डेटा मेंबर की वैल्यू 10 एंड 10 ही रहेगी। अब हमने यहाँ क्या यूज किया, D2 डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे जब DC2 डॉट डिस्प्ले यूज करेंगे तो वो भी 10 एंड 10 डिस्प्ले कराएगा। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो जब हमारा DC1 डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ तो क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें DC1, तो यहाँ पे पहले आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जब DC1 एंड DC1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू डिस्प्ले कराई। उसके बाद जब हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर DC2 क्रिएट किया तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है, और फिर DC डॉट डिस्प्ले करेंगे। तो DC2 के जो डेटा मेंबर है वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, उसमें भी क्या स्टोर है, 10 एंड 10, उसी को उसने यहाँ पे भी डिस्प्ले कराया। आगे देखते हैं, सेकंड टाइप का जो पैरामीटर है वो है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था, कोई पैरामीटर नहीं पास होता था और फिक्स वैल्यू से डेटा मेंबर इनिशियलाइज होते थे। अब यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, अब उसे हम एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो हम पैरामीटर पास करेंगे उस पैरामीटर से हम वैल्यूज क्या कर सकते हैं, उसके डेटा मेंबर में स्टोर कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई और इसके अंदर ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नाम की क्लास है ये। अगेन वही दो डेटा मेंबर डिफाइन किए, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अब यहाँ से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखिए हमने यहाँ डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर जिसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के नाम पर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए हैं, var1 एंड var2, दोनों किस टाइप के हैं, int। यानी कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अगर हमने वहां पैरामीटर पास किया ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो उसके ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि डिफॉल्ट इसमें नहीं डिफाइन है। ठीक है, आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है, अभी हम आगे बात करेंगे।
तो वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है वो वेरिएबल 1 में जाएगी और var2 की वैल्यू है वेरिएबल 2 में जाएगी। ये देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम जिस भी ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का और जो भी हम उसमें डेटा पास करेंगे उसी हिसाब से उसके डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर होगी। इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में अलग अलग वैल्यू स्टोर होगी। डिस्प्ले फंक्शन वैसे ही हमने कॉल किया, देखते हैं। अगेन वही वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 की वैल्यू डिस्प्ले हुई है। अब क्लास को यूज करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट कॉलिंग कर रहे हैं। पैरामीटर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ क्लास नेम, dc2 इज एन ऑब्जेक्ट नेम। अब चूंकि हमें किसको कॉल करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, तो हमें उसके पैरामीटर यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो हमने दो पैरामीटर पास किए, दोनों आइडेंटिटी टाइप के हैं। तो ये 20 जाके VR1 में स्टोर होगा और 20, और चूंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके var1 में 20 स्टोर होगा और var2 में क्या होगा, 30 स्टोर होगा, जो इस DC2 के डेटा मेंबर में स्टोर हो जाएंगे। अब DC2 को डिस्प्ले कराएंगे तो जो 20 30 उसके डेटा मेंबर में स्टोर हुआ है उसी को वो डिस्प्ले कराएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको कॉलिंग करके दिखा रहा हूँ, एक्सप्लिसिट कॉलिंग एंड इम्प्लिसिट कॉलिंग। देखिए एक्सप्लिसिट कॉलिंग में क्या है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू, अब जिस भी कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल करना है उसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर और दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं 30 एंड 40, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। दैट इज अ DC3 डॉट डिस्प्ले। तो वहां पे क्या वैल्यू होगा DC3 के लिए, 30 एंड 40। इसका आउटपुट देखते हैं। तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ये जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें जो वैल्यू पास हुई तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले कराएगा, पैरामीटराइज, क्योंकि वो कॉल होगा और उसके वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 एंड 30। जब हम DC2 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो जो वेरिएबल में डेटा स्टोर है DC2 के डेटा मेंबर में उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, तो जब हमने इसको कॉल किया तो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा और अब की DC3 के वेरिएबल 1 में 30 स्टोर होगा और DC3 के वेरिएबल 2 में 40 स्टोर होगा। तो जब हम DC3 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो क्या कर रहा है, 30 एंड 40 को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब तीसरा और आखिरी क्या है इसमें, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी तक क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं पास करते थे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर पास करते थे। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास होता है, पर अब इसमें क्या पास होगा, ऑब्जेक्ट पास होगा। इसका बेसिक जो टास्क है कि जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसकी वैल्यू को जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके डेटा मेंबर में कॉपी करना, इसीलिए हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमने क्लास नेम बनाई, इसका नाम क्या रखा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने अगेन वही दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब यहाँ पे देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये एक्चुअली में कॉपी कंस्ट्रक्टर है नहीं, क्योंकि हमें जो भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे उसका नाम क्लास के नाम पर होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें क्या पास हो रहे हैं, एज अ बेसिक डेटा टाइप पैरामीटर पास हो रहे हैं। जब भी ये कॉल करेगा तो वेरिएबल 1 में और वेरिएबल 2 में वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे। अब ना हम देख रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सेम है क्लास के नाम पर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पास हो रहा है, जो भी int var1 पास हो रहा था आपकी उसकी जगह पे क्या पास हो रहा है, क्लास का नाम पास हो रहा है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट वहां से पास करेंगे। और ध्यान रखिए वो ऑब्जेक्ट किसमें जाके रिसीव होगा, C1 में। और यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के वक्त, यानी कि उसकी एड्रेस को वो स्टोर करेगा, यानी कि C1 भी उसी को पॉइंट करेगा जो ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। अब यहाँ पे C1 जो पास हुआ है वो, अच्छा ये वेरिएबल 1 किसका डेटा मेंबर है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा, और ये वेरिएबल 1 किसका है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट पास किया जिसकी वैल्यू कॉपी करनी है। तो C1 डॉट वेरिएबल में जो वैल्यू होगी किसमें कॉपी हो जाएगी, वेरिएबल 1 में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट पास किया उसके वेरिएबल 2 की वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है,
जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ वॉइड डिस्प्ले, जो कि जब भी हम जिस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके डेटा मेंबर की वैल्यू क्या कराएगा, डिस्प्ले कराएगा। नाउ ये क्लास क्लोज कर दी। अब हमें इस क्लास को यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन में आए, ये देखिए हमने यहाँ कॉल किया कॉपी कंस्ट्रक्टर DC2 20,30, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, उसके बाद ये है DC2 डॉट डिस्प्ले, यानी कि जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको ये डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कि हमने DC3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब इसके देखिए इसके पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं, DC2 जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड था। तो ये हम चाहते हैं कि 2030 जो वैल्यू है वो DC3 में भी स्टोर हो जाए, तो हमने DC2 पास किया। अब जैसे ही DC2 जाएगा, अगर आप देखें पिछली स्लाइड में, यहाँ C1 जो किसको रिफर करने लगेगा, DC2 को। तो यानी कि DC2 के जो मेंबर होंगे वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, उसकी वैल्यू किसमें स्टोर कर रहा है, DC3 के वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 में स्टोर कर रहा है। नाउ जब भी हम DC3 को डिस्प्ले करेंगे तो वो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 2030 करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, DC2 के वैल्यूज को कॉपी किया है। आप आउटपुट देख सकते हैं कि जब हमने DC2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ डिस्प्ले कराया, और DC2 जो डिस्प्ले किया तो वेरिएबल 1 में जो 20 स्टोर है, वेरिएबल 2 में जो 30 स्टोर है उसको डिस्प्ले किया। जब हमने DC3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चूंकि वो DC2 की वैल्यू को कॉपी कर रहा है तो इसीलिए, अच्छा जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, अगर आप देखें चूंकि ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो उस कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन वैल्यूज क्या है, 2030 होगी, क्योंकि DC2 की वैल्यू DC3 में कॉपी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका अपना कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, जिसका नाम क्लास के नाम पर होता है, और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अगर इस प्रोग्राम में देखा कि आपने ये क्लास बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ये देखिए कि जब हम मेन में जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बनाया जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर वो क्रिएट हो रहा हो, यानी कि हम कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, तो यहाँ पे वो एरर शो कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर रखा, और अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो वो एरर दे देगा। इसका मतलब जब भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप देते हैं, तो अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप उस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मैंडेट, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वहां पे डिफाइन कर रखा है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप वहां पे डिफाइन करें। ये इसका आउटपुट है। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं जिसको आप और भी पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे।